मैं भगवती पाठक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सरोसा भरोसा में प्रवक्ता के पद पर हूँ। आज बच्चों मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगी और भूगोल में जैसा कि आप जानते ही हैं कि भू से संबंध है भूमि से। तो भूमि पे रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उस पे उगने वाली विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, कृषि है तथा वहां बहने वाली नदियां हैं, नहरें हैं, झील हैं, उसके चारों ओर सागर हैं और उस पे जितने भी पहाड़, पर्वत, पठार जो कुछ भी है और जो वायु है, नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि हैं, आकाश गंगाएं हैं, उन सब का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इस तरह भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और भूगोल को हम 3 भागों में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल 3 तरह से उसका अध्ययन करते हैं, जिसका अध्ययन आप पिछली कक्षा 11 में कर चुके हैं। अब इस समय आपका कक्षा 12 में मानव भूगोल है, तो आपकी किताब का नाम भी इस समय है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी में मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो है जनसंख्या से संबंधित। तो बच्चों, जनसंख्या में आज मैं खंड ख का प्रथम पाठ जनसंख्या आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जनसंख्या पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भूगोल में 2 तरह के संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में कई चीजें हैं, जैसे मिट्टियां हैं, खनिज पदार्थ हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, कृषि आदि हैं, जल संसाधन है, ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सब हैं। और दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में मनुष्य या जनसंख्या ही आता है। तो जनसंख्या जब मैं पढ़ाने जा रही हूं अपने देश की, तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। संसार में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का ही जनसंख्या के मामले में आता है। तो इस तरह विश्व में हमारे देश की जनसंख्या के स्थान पर हमारे देश का नंबर दूसरे नंबर पे है। तो आज जो आपका पाठ है वो है भारत में जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या का संगठन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनसंख्या को जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो ये मानवीय संसाधन में आते हैं। संसाधन मैं बता चुकी हूं आपको 2 प्रकार के हैं, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को फिर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऊर्जा के स्रोत, खनिज संसाधन, मिट्टियां और प्राकृतिक वनस्पति। तो खनिज में भी कई तरह के खनिज हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, हीरा आदि। ऊर्जा के स्रोतों में है जल, पेट्रोल, कोयला। मिट्टियां कई प्रकार की हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टियां आदि। प्राकृतिक वनस्पतियों में अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधनों में है। मानवीय संसाधन में मानव या जनसंख्या आता है। तो पूरी जनसंख्या को भी हम मानवीय संसाधन नहीं कह सकते। जो जनसंख्या शिक्षित है तथा कुछ उत्पादकता है, जिसमें जो कुछ उत्पन्न कर सकती है या प्राकृतिक संसाधनों से कुछ उत्पादन करके देश की पूंजी में आर्थिक सहयोग देश की पूंजी को बढ़ाने में आर्थिक सहयोग देती है, उसे हम मानवीय संसाधन कह सकते हैं। और मानवीय संसाधन का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और यदि वहां मानव का ही विकास नहीं हुआ तो वो प्राकृतिक संसाधन भी सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई उत्पादन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या वहां अत्यधिक हो जाएगी, जो कि मानवीय संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने से अधिक होगी, तो भी देश के लिए उससे अनेक तरह की समस्याएं पैदा होंगी। तो अब बच्चों, ये भारत में जनसंख्या के बारे में हमने आपको बता दिया कि भारत में जनसंख्या
बहुत अधिक है और विश्व में जनसंख्या का भारत में दूसरा स्थान है। अब भारत में जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ है और जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो बच्चों, जनसंख्या का घनत्व कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है उसे जनसंख्या का औसत घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व के आधार पे हम भारत की जनसंख्या को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। जिन जगहों पे या जिन राज्यों में 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है उसे कहते हैं सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई आदि बड़े बड़े शहर आते हैं। दूसरा है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहां पर 501 से 1000 व्यक्ति तक प्रति वर्ग मीटर में निवास करते हैं। इनमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तीसरे हैं सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहां पर 251 से 1000 व्यक्ति तक प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। इनमें है गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है चौथा न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो न्यून जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्र हैं, वहां पर 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करता है। अब आपने देखा इनमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बच्चों आप ये देखिए कि इसी तरह जैसा जनसंख्या का घनत्व कहीं पे देखिए आप 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 व्यक्ति निवास कर रहा है, कहीं पर 1 वर्ग किलोमीटर में 501 से 1000 तक निवास कर रहे हैं और कहीं पर 1 वर्ग किलोमीटर में 251 से 1000 व्यक्ति तक निवास कर रहा है और कहीं पे 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 250 व्यक्ति ही निवास कर रहे हैं। तो जनसंख्या के घनत्व की तरह ही जनसंख्या का वितरण भी है। वितरण को भी हम इसी प्रकार समझ सकते हैं कि जिन जिन जगहों पे जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है वहां पर जनसंख्या का वितरण भी अधिक है और जहां पर जनसंख्या का घनत्व कम है वहां पर जनसंख्या का वितरण भी कम है। मैंने आपको जनसंख्या का घनत्व का जो सूत्र है वो भी बता दिया है कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है वो उस स्थान की जनसंख्या का औसत घनत्व कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जनसंख्या कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं औसत है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके भी कई कारण होते हैं। अब जनसंख्या के घनत्व या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भी कई हैं। जैसे है पहला कारण है जलवायु, क्योंकि जिस देश की जलवायु व्यक्ति के अनुकूल होगी, जिसमें रह के व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उस जलवायु में अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करेगी। दूसरा है वर्षा की मात्रा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पे ही निर्भर रहती है, तो यहाँ पे मानसून से वर्षा होती है, इसलिए भारत को मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र या मानसूनी प्रदेश भी कहा जाता है। तो जहाँ पे वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है उस जगह पे भी व्यक्ति ज्यादा निवास करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें सिंचाई आदि की सुविधा होती है और खेती करने में ठीक रहता है। तीसरा है तापमान। जहाँ पे बहुत अधिक तापमान होता है वहां भी व्यक्ति को निवास करने में परेशानी होती है और जहाँ पर तापमान बहुत ठंडा रहता है वहां भी व्यक्ति को निवास करने में दिक्कत होती है। इसलिए जहाँ का तापमान औसत या सामान्य रहता है वहां व्यक्ति अधिक निवास करते हैं। चौथा है भूमि की उर्वरा शक्ति। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है और वो खेती पर ही उनका जीवन निर्वाह होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि भूमि में भी उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, भूमि उर्वरक होनी चाहिए। तो उर्वरा भूमि अधिकतर वही होती है जहां पे नदियां बहती हैं और नदियों की जलोढ़ मिट्टी होती है। इसीलिए अधिकतर मैदानी
भागों में जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। उसके बाद है यातायात के साधन, जहां पे यातायात की सुविधा होती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है, खेती हो, कुछ भी हो, उसको शहर तक पहुंचाने के लिए, उसको बेचने के लिए यातायात की सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। तो जिन जगह पे यातायात की अच्छी सुविधाएं होती है वहां पर भी जनसंख्या का निवास या घनत्व तो अधिक होता है। उसके बाद है सिंचाई की सुविधा, जहां जहां सिंचाई की सुविधा होंगी वहां पर खेती अच्छी होगी, और जहां पे सिंचाई की सुविधा, नदी, नहर, तालाब, कुएं आदि नहीं होंगे, वहां भी जनसंख्या का घनत्व कम होगा। उसके बाद है उद्योग धंधे, व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए श्रम करता है, और जहां पे उसे श्रम करने की जगह मिलती है, जैसे बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं जहां पे उनकी जीविका का उपार्जन हो सकता है, तो औद्योगिक शहरों की उद्योग धंधों में भी जनसंख्या का निवास ज्यादा होता है। उसके बाद है खनिज पदार्थ। अभी मैंने आपको बताया था कि खनिज पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है, और किसी भी देश का आर्थिक उन्नति या आर्थिक ढांचा उन खनिज पदार्थों की उपलब्धता पर ही निर्भर रहता है। यदि खनिज पदार्थ नहीं होंगे तो सामग्रियों के निर्माण के लिए उसे खनिज पदार्थों का आयात करना पड़ता है। तो जहां पर खनिज पदार्थ होते हैं वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जैसे कि झारखंड, बोकारो, दुर्गापुर, यहाँ सब स्टील, लौह इस्पात के उद्योग हैं, और कोयले आदि की खदानें हैं, तो वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। उसके बाद आता है शिक्षा के केंद्र, जहां पर व्यक्ति को शिक्षा के उपयुक्त साधन मिलते हैं। उन शिक्षा के केंद्रों पर भी जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, और वर्तमान में देखें इलाहाबाद, प्रयाग विश्वविद्यालय, बनारस, लखनऊ, इन सब जगहों में शिक्षा की वजह से भी जनसंख्या का घनत्व अधिक है। 10वां है शांति और सुरक्षा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है शांति से रहना और सुरक्षित रहना। तो जहां पर व्यक्ति ये देखता है कि वहां हमें शांति से रह सकेंगे और साथ ही साथ हम सुरक्षित भी रह सकेंगे, तो ऐसी जगह से भी व्यक्ति पलायन करके शांति और सुरक्षित स्थानों में आना चाहता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है जम्मू कश्मीर, जहां पहले बराबर असुरक्षा के कारण लोग वहां से छोड़कर पलायन कर रहे थे। ये तो बच्चों आपके हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, या उस किसी भी स्थान पर जनसंख्या अधिक क्यों निवास करती है। इन कारणों से जनसंख्या किसी भी जगह पे अधिक निवास करती है, और जहां ये सुविधाएं व्यक्ति को नहीं प्राप्त होते हैं वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, या उस इलाके में जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वितरण और घनत्व तो आपने देख लिया। अब प्रश्न उठता है जनसंख्या बढ़ती क्यों है, जनसंख्या स्थिर क्यों नहीं रहती। तो उसके भी कई कारण हैं कि भारतवर्ष में एकदम से जनसंख्या काफी अधिक बढ़ गई है, और जितने भी संसाधन है यहाँ वो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना उद्योग धंधों की कमी है, ना प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, ना हमारे यहाँ कृषि की कमी है, ना खाद्यान्न पदार्थों की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि उससे जनसंख्या के अनुपात में हर चीज कम होती है, और उस जनसंख्या में भी हमारी जो मानवीय संसाधन है, जो किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है, उस जनसंख्या की कमी है। अब जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है भारत में? भारत एक ऐसा देश